हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आपको पिछले वाले वीडियो में 3 अंक वाले, 2 अंक वाले और 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हूं, तो अब हम आज के वीडियो में 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमको मिला है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी पर समकोण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी पर समकोण बन रहा है, भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग। आपको पहले प्रश्न के हिसाब से चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र बनाने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी पर समकोण है, तो पहले तो हम एक समकोण बना देते हैं। देखिए ये हमारा समकोण है जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहां पर समकोण बन रहा है, सी पर। तो चलिए यहाँ पर कोण सी पर हमने बना दिया समकोण। अब ये इसको दे दिया हम लोगों ने ए और इसको हमने दे दिया बी। अब ये बोला गया है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर डी और ई स्थित है। सी ए पर बिंदु डी स्थित है और सी बी पर बिंदु ई स्थित है। इसके बाद इन दोनों के प्राप्त होने के बाद हमको सिद्ध करना है, तो सिद्धे में हमको मिल जाएगा और जो सिद्धे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिंदुओं को मिलाते जाइएगा। जैसे कि हमको सिद्धे में मिला है उन्हीं के हिसाब से आपको बिंदुओं को मिलाते जाना है। तो पहले आपको मिला है ए ई का वर्ग। ए ई का वर्ग मतलब हमको बिंदु ए और ई को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हमने ए से किसको मिला दिया, ई को। ये देखिए अब प्लस उसके बाद हमको मिला है बी डी का वर्ग, तो बी से हमको मिला देना है डी को। ये लीजिए जैसे जैसे हमको बोला गया है उसके हिसाब से हमको बिंदुओं को मिलाते जाना है। बी डी का वर्ग बराबर में ए बी का वर्ग। तो ए और बी तो पहले से मिला हुआ है, तो हमको उसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस डी ई का वर्ग मतलब डी और ई को मिलाना पड़ेगा। ये लीजिए ये हमने मिला दिया डी और ई को। प्लस में आ गया हमारे पास डी ई का वर्ग। तो इस तरीके से हमने जैसे हमको सिद्ध करना है उसके हिसाब से हर बिंदु को मिलाते गए। अब हमको क्या करना है, जितना भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो समकोण है। जितना भी समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है सब में हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ए सी बी, सबसे बड़े से शुरू कर रहे हैं ए सी बी। तो ये हो गया हमारे पास ए सी बी में क्या लगाना है हमको, पाइथागोरस प्रमेय। जितना भी हमको समकोण त्रिभुज दिखाई देगा सब में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय का मान तो सबको पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिए कर्ण इसमें मिला है ए बी का वर्ग, कर्ण हमको मिल गया है ए बी का वर्ग बराबर लंब हमको मिला है ए सी, तो ए सी का वर्ग धन आधार हमको मिला है सी बी, तो ये हो जाएगा सी बी का वर्ग। और इसको दे देना है हमको समीकरण नंबर 1। जितना भी हमको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जितना भी हमको मान यहाँ पर मिलेगा सबको हमको समीकरणों से दर्शाना है। तो ये तो अगर पहला त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं ए सी ई। ध्यान से समझिए ए सी ई। तो हम चले जाते हैं त्रिभुज ए सी ई में। इसमें भी हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इसमें हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए ई का वर्ग, यहाँ पर कर्ण का काम कौन करेगा, ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई का वर्ग बराबर लंब का काम करेगा ए सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी का वर्ग धन आधार का काम करेगा कौन, सी ई। यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज खत्म हुआ है ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास सी ई, तो सी ई का वर्ग। इसको दे देना है हमको समीकरण नंबर 2। अब हमने ये वाला त्रिभुज इंटर कर लिया। अब हम कहाँ से इंटर करना शुरू करेंगे, डी सी बी। देखिए कहाँ से इंटर कर रहे हैं हम, डी सी बी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज डी सी बी में। इसमें भी लगाना है हमको पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इसमें कर्ण का काम करेगा डी बी, लेकिन डी बी ना लग के इसको हम लिखेंगे बी डी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, बी डी दिया है। तो जैसे दिया हमको बी डी वैसे ही हमको मान भी लिखना है, क्योंकि डी बी लिखो चाहे बी डी लिखो बात तो वही है। तो चलिए कर्ण मतलब बी डी का वर्ग बराबर लंब मतलब ये हो गया बी डी और लंब का काम कौन करेगा, डी सी, तो बराबर में डी सी का वर्ग और आधार का काम करेगा सी बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी का वर्ग। और इसको दे देना समीकरण नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं डी सी ई। कौन से त्रिभुज में जा रहे हैं हम, डी सी ई। तो त्रिभुज डी सी ई में
इसमें भी लगा देना है हमको पाइथागोरस प्रमेय। ये लीजिए हमें इसमें भी लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका तरह काम करेगा DE, तो यहाँ पर DE का वर्ग लंब BC और आधार CE, तो ये हो जाएगा DE का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग, तो ये हो जाएगा DC का वर्ग धन आधार CE का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारे पास CE का वर्ग। इसको दे देना है हमको समीकरण नंबर 4। तो अब हमको कोई भी समकोण जब नहीं मिलने वाले, जितने भी समकोण को मिलना था सब में हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है AE का वर्ग धन BD का वर्ग। तो हमको एक बात ध्यान देना है, जिस समीकरण में AE है और जिस समीकरण में BD है उन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। मतलब AE का वर्ग वाला समीकरण है समीकरण नंबर 2 और BD का वर्ग वाला है समीकरण नंबर 3। तो आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों को जोड़ देना है। तो समीकरण नंबर 2 धन समीकरण नंबर 3। एक बात याद रखिएगा, यदि AE का वर्ग समीकरण नंबर 1 में रहता और BD का वर्ग समीकरण नंबर 4 में रहता तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 जुड़ता। मतलब AE का वर्ग वाला और BD का वर्ग वाला जिस भी समीकरण में रहेगा आप उन्हीं दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जोड़ेंगे लेफ्ट को और राइट में जोड़ेंगे राइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ये हो गया हमारे पास AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग। लेफ्ट में जुड़ा लेफ्ट, अब राइट में जोड़ना है राइट को। AC का वर्ग धन CE का वर्ग, ये हमारा राइट हैंड साइड है, AC का वर्ग धन CE का वर्ग प्लस ये हो गया राइट हैंड साइड। अब इसके राइट में कौन बनेगा, ये वाला राइट, मतलब DC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, DC का वर्ग प्लस CB का वर्ग। अब ध्यान देंगे जो हमको सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया। अब हमको जरूरत क्या है, राइट हैंड साइड में लाना है क्या, AC का वर्ग प्लस CB का वर्ग। और ये भी आ गया, कैसे आएगा देखिए, AC का वर्ग प्लस क्या लाना है हमको, AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग लाना है। अब देखते हैं हम AC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, ध्यान समझिएगा, AC का वर्ग प्लस CB का वर्ग कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे AC का वर्ग प्लस CB के वर्ग में हमको क्या मिलेगा, टोटल AB का वर्ग। और यहाँ पर CE का वर्ग प्लस DC का वर्ग, इसके जगह CE का वर्ग प्लस DC के वर्ग में क्या मिल जाएगा, DE का वर्ग। मतलब इसका मान मिल गया हमको AB का वर्ग और इसका मान मिल गया DE का वर्ग। तो चलिए लिख देते हैं, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर, इन दोनों का मान हमने प्राप्त कर लिया है क्या, AB का वर्ग। यहाँ पर से AB का वर्ग, ये आ गया हमारे पास AB का वर्ग। इसका मान यहाँ पर से हमने प्राप्त कर दिया DE का वर्ग, ये हो गया हमारे पास DE का वर्ग। और यही हमको करना था सिद्ध। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमको मिला है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। यह है आपका अध्याय 6 का क्वेश्चन जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, सरल रेखा का समीकरण। चलिए ये हो गया हमारे पास, ज्ञात करना है क्या, सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण ये हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए हमको क्या क्या मिला है। पहला तो मिला है y अक्ष के लिए अंतःखंड का मान 3, अंतःखंड इसका माप, इसको हम दर्शाते हैं किससे, C से, और अंतःखंड C का मान क्या है हमको 3। अब हमको प्राप्त हुआ है प्रवणता, प्रवणता को हम दर्शाते हैं किससे, M से, प्रवणता को हम दर्शाते हैं M से, जो मिला है हमको 5/4। अब आपको पता होगा जब हमको सरल रेखा का समीकरण याद करना है और हमको अंतःखंड और प्रवणता मिला है, तो हमारे पास y अक्ष के लिए रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y बराबर mx प्लस c। क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। तो चलिए सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, इसका हम जब सूत्र लगाएंगे तो ये होता है हमारे पास y बराबर mx प्लस c। तो बस हमको मान रखना है, y का मान तो हमको पता नहीं है, तो y को हमने जो करके लिख दिया। एक का मान देखते हैं क्या मिला भाई, 5/4। ये हो गया हमारे पास 5/4, और पहले से हमको दिया हुआ है x प्लस c का मान हमको मिला है 3। c का मान यहाँ पर प्रवणता का मान हमने प्राप्त किया है कितना, 3, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब 3 के बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। अब हम क्या करना है, y बराबर
पहले तो इसको आप कर देंगे 3 गुना। तो चलिए इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो 5 गुना x हुआ तो 5x हो गया। तो इसका गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा हमारे पास 5x धन 4 गुना होगा 3 के साथ, तो 4 तिया 12 और नीचे गुना नीचे के साथ होगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे 4 को गुना करेंगे y के साथ। तो चलिए गुना कर देते हैं, 4 गुना y करेंगे तो 4y बराबर में हमको मिला है 5x धन 12। अब आपको क्या करना है 4y जो प्लस है इसको कर देना इधर पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। तो हमको क्या मिलेगा 5x पहले से दिया हुआ है, 4y प्लस इधर है क्या हो जाना है माइनस, तो माइनस 4y और पहले से प्लस में मिला हमको 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12 और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा 0, और यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। अब आपको अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, जो हमको मिला है एक अध्याय 15 ठोस आकृतियों से, जिसमें हमको मिला है लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये इस साल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए हमको क्या क्या मिला है 3 गोलों की त्रिज्या दिया हुआ है, जिसका माप क्रमशः क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उससे एक बड़ा गोला बनाया गया। तो आप समझिएगा छोटे छोटे गोलियों से मिला के हमने, देखो मेरे पास ये है 3 चौक, मैंने क्या किया इस चौक को देखिएगा, मैंने इस चौक को और इसको तीनों को मिलाकर एक बड़ा वाला चौक बनाया। आपको क्या समझ में आएगा कि इन तीनों चौक से हमने एक बड़ा चौक बनाया, तो तीनों चौक का आयतन बड़े वाले चौक के आयतन की क्या होगा बराबर होगा। सिंपल सी बात, मैंने इन तीनों से मिलाकर बड़ा वाला चौक बनाया है, तो तीनों चौक का आयतन बड़े वाले चौक के आयतन के बराबर होगा। अब वहाँ पर हमको चौक नहीं दिया गया है, हमको क्या दिया गया है वहाँ पर दिया गया है गोलियाँ। तो छोटे छोटे गोलियों से बड़ा गोली बनाया गया, मतलब छोटे गोलियों का आयतन को जोड़ने पर हमको बड़े गोले का आयतन प्राप्त होना है। तो उसके लिए गोले के आयतन के लिए क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब हमको सबका क्या चाहिए होगा त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या मिला है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर 3 गोले हैं तो सबके लिए अलग अलग आर मानेंगे। पहले गोले की त्रिज्या को आप R1 मान लीजिए, ये मिला हमको 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या इसको हम मानेंगे R2, R2 का मान मिल जाएगा हमको 8 सेंटीमीटर। और तीसरे गोले की त्रिज्या, तीसरे गोले की त्रिज्या को हम मानेंगे R3, तो R3 का मान हमको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इससे बड़ा गोला बना है, तो बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा कह सकते हैं या नया गोला कह सकते हैं, बड़े गोले का त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या इसको हम मानेंगे सीधा सीधा सिर्फ R, इसको R में आपका अर्थ माने ना, इसको हम सिर्फ मान लेंगे R बराबर हमको ज्ञात करना है। क्योंकि छोटे छोटे गोले से बड़ा गोला बनाया गया है, क्योंकि छोटे छोटे गोले से या ये कह सकते हैं तीनों गोले से बड़ा गोला बनाए हैं, बड़ा गोला बनाए हैं। ये आ गया हमारे पास। अब मैं आपको बताया था तो तीनों गोलों का आयतन जो है बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन बराबर में हो जाएगा हमारे पास बड़ा गोले का आयतन या बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब सबके लिए सब तो बोला है, छोटा गोला, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला ऐसा है, लेकिन आपके पास जितना भी मैं सभी आकृतियां या सभी ठोस क्या है गोले हैं, तो गोले के लिए आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए हमें R माना है, R1 को, तो हमको रखना है पाई R1 क्यूब रखना है। क्या रखना है पाई R1 क्यूब प्लस दूसरा गोला के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस तीसरा गोला के लिए
4/3 पाई r3 इस तरीके से हमने पहला दूसरा तीसरे गुणे का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया और बराबर में बड़े गुणे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r3। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इसमें भी 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में हमको 4/3 पाई कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई कॉमन हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हमारे पास r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इस तरीके से हमको यहाँ पर से r1 r2 r3 का क्यूब प्राप्त हो गया और बराबर में हमको मिल जाएगा 4/3 पाई और r का क्यूब। तो हमको क्या करना है यहाँ पर 4/3 पाई दोनों को काट देना है क्योंकि ये दोनों गुणा में है और इसको मैं यदि पक्षा में करूँगा तो क्या करेगा भाग करेगा मतलब ऊपर और नीचे से दोनों कट जाएगा। इससे अच्छा आप यहीं पर से दोनों को काट दीजिए। अब बस सबका मान रखते जाना है। r1 का मान हमको मिला है 6 तो 6 का क्यूब प्लस r2 का मान हमको मिला है 8 तो 8 का क्यूब धन r3 का मान मिला है 10 तो 10 का क्यूब और बराबर मिल जाएगा r का क्यूब। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं इन सब का क्यूब है तो सबको एक बार क्वेश्चन लिखेंगे और पूरे घात 3 ला देते हैं। देखिए पूरा गलत है। आपको यदि पूरा का पूरा गुणा मिल जाएगा तो हम उसको लिखते हैं पूरे का घात 3 लेकिन यदि ये प्लस मिल जाए तो आप उस तरीके से हल नहीं कर सकते। तो आपको अलग अलग हल करना पड़ेगा। कैसे 6 का क्यूब 8 का क्यूब को कितना होता है उसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो नहीं याद है तो आप क्या करेंगे 6 गुना 6 करेंगे या 8 करेंगे 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 6 का वर्ग होता है 216 और 8 का वर्ग होता है 512 और 10 का वर्ग ये तो आपको पता होगा ये होता है गुना 1000 और बराबर मिला है हमको r का क्यूब। अब जब इन सब को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1728। क्या मिलेगा 1728। तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 और r क्यूब बराबर 1728 जो होता है वो होता है 12 का क्यूब। 12 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1728। तो इससे ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब दोनों कट जाएगा और बराबर में हमको मिल जाएगा r के बराबर में 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि इसमें बड़े बड़े जो बनेगा उसकी त्रिज्या कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो आज के लिए आपको मैं इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर के लायक आपके इस साल एग्जाम में आ सकते हैं उसको बताता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाकर इसको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करें। थैंक यू।